Hello students, this is Gunjal Soni. Welcomes you at श्री महावीर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। तो अभी तक के चैप्टर में हमने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की बात की है और अब इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट चैप्टर जो कि एक तरीके से फर्स्ट चैप्टर होगा आपकी फिजिक्स का, वो है आपका यूनिट एंड डायमेंशन। ओके, यूनिट्स के बारे में आप लोग पिछली क्लासेस में भी पढ़ते हुए आ रहे हैं। जैसे कि स्पीड होती है तो स्पीड की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, लेंथ है तो उसकी यूनिट है मीटर। यूनिट का मतलब है कि किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को हम किस स्केल से मेज़र कर रहे हैं, उस स्केल का नाम ही आपका यूनिट होगा। ठीक है, तो मेज़रमेंट या इसी सीक्वेंस में हम डायमेंशंस की बात करेंगे, वो बाद में। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि एक्चुअली में फ़िज़िकल क्वांटिटी क्या होता है। व्हाट इज़ फ़िज़िकल क्वांटिटी? फ़िज़िकल क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी है जिसे हम मेज़र कर सकते हैं। वो सभी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ होंगी जिन सबको आप मेज़र कर पाओगे। फॉर एग्ज़ाम्पल लेंथ है या मास है, मास को हम किलोग्राम में मेज़र कर सकते हैं, या फिर हम बात करें एरिया या वॉल्यूम मीटर स्क्वायर और मीटर क्यूब में। तो ये सब वो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं जिन्हें हम मेज़र कर पा रहे हैं। और कुछ ऐसी भी क्वांटिटीज़ होती हैं जिन्हें हम मेज़र नहीं कर सकते हैं, जैसे कि किसी का गुस्सा। अब गुस्से को तो हम किसी भी तरीके से मेज़र नहीं कर सकते कि ये कम है या ज़्यादा है। उसे मेज़र करने के लिए कोई स्केल भी हमें नहीं मिलता है, तो उस कंडीशन में वो फिज़िकल क्वांटिटी में नहीं आएगा। ओके, जिस क्वांटिटी को मेज़र कर सकते हैं वो आपके फ़िज़िकल क्वांटिटी में आती है। या फिर हंसना या रोना, इन्हें मेज़र करने का भी कोई स्केल हमारे पास नहीं होता है, तो उस केस में ये सब फिज़िकल क्वांटिटीज़ में इंक्लूड नहीं होंगे। अब हम ये बात करते हैं कि ये जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, जैसे कि लेंथ, मास, टाइम हो सकता है, टाइम को भी हम मेज़र कर सकते हैं, तो इन्हें हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी आपकी यहाँ पर फंडामेंटल फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। फंडामेंटल फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? ऐसी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ जो दूसरे क्वांटिटीज़ पर डिपेंड नहीं होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लेंथ की बात करें तो लेंथ को मेज़र करने के लिए आपको एक स्केल की रिक्वायरमेंट होगी। आपका एक स्केल होगा, मतलब एक मेज़रमेंट का टूल होगा, और उस टूल से आप डायरेक्टली लेंथ को मेज़र कर सकते हो। ऐसा नहीं होगा कि लेंथ को मेज़र करने के लिए पहले हमें और किसी फ़िज़िकल क्वांटिटी को मेज़र करना पड़ रहा हो एंड देन फाइनली हमें लेंथ मिल रही हो। ओके, तो ऐसी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ जो अदर फिज़िकल क्वांटिटीज़ पर डिपेंड नहीं करती है, या इन्हें मेज़र करने के लिए हमारे पास कोई एक डेफिनेट टूल होता है, उसकी हेल्प से हम इन्हें डायरेक्ट मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर लेंथ हो सकता है, लेंथ की हमने बात की। इसको मापने के लिए आपके पास एक स्केल होगा, और इसी तरीके से किसी ऑब्जेक्ट का मास हो सकता है। तो मास मेज़रमेंट के लिए आपके पास वेटिंग मशीन्स होती हैं। इसके अलावा आपके पास टाइम हो सकता है। टाइम को मेज़रमेंट करने के लिए भी हम स्टॉप वॉच का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये सभी आपके पास यहाँ पर जो है फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़ के एग्जांपल्स हो गए। अब जो सेकंड पैटर्न हमारे पास है वो है डेराइव्ड फिज़िकल क्वांटिटी का। डेराइव्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़ ऐसी फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं जिन्हें मेज़र करने के लिए आपको पहले किसी और फिज़िकल क्वांटिटी को मेज़र करना होगा, देन आप रिज़ल्ट की फॉर्मेट में डेराइव्ड फिज़िकल क्वांटिटी गेन कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम किसी रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करना चाहें तो हमारे पास ऐसा कोई टूल अवेलेबल नहीं है जो डायरेक्ट रेक्टेंगल पर रख कर के हमें उसका एरिया पता कर सके। ठीक है, डायरेक्ट ऐसा कोई टूल नहीं होगा जो हम रेक्टेंगल पर रखेंगे और वो टूल हमें डायरेक्टली उसके एरिया का मेज़रमेंट देगा। एरिया मेज़रमेंट के लिए सबसे पहले आपको लेंथ मेज़रमेंट करना होगा, विड्थ का मेज़रमेंट करना होगा, देन आपको लेंथ इंटू विड्थ ये फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, तब जाकर के आपको एज ए रिज़ल्ट एरिया मिल सकता है। तो एरिया को मेज़र करने के लिए जब हम बात कर रहे हैं एरिया की, तो इसको मेज़रमेंट करने के लिए सबसे पहले आपको लेंथ मेज़रमेंट लेना होगा और मल्टीप्लाई करना होगा विड्थ से। ओके, तो ये लेंथ और विड्थ पर डिपेंड करता है एरिया। तो एरिया ऐसी फिज़िकल क्वांटिटी है जो अदर फिज़िकल क्वांटिटीज़ पर डिपेंड कर रही है। तो हम डायरेक्ट एरिया को मेज़र नहीं कर सकते हैं, पहले हमें अदर फिज़िकल क्वांटिटीज़ जैसा कि लेंथ और विड्थ को मेज़र करना होगा, उसके बाद हमें एज ए रिज़ल्ट एरिया मिलेगा। तो ऐसी सभी फिज़िकल क्वांटिटीज़ हमारे पास जो कहलाएंगी, ऐसी सभी फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो होंगी उन्हें हम कहेंगे डेराइव्ड फिज़िकल क्वांटिटी। ओके,
तो ये आपके पास फिज़िकल क्वांटिटीज़ का एक बेसिक क्या कहेंगे इसे अपन, डिवाइडेशन। तो ये आपके पास फिज़िकल क्वांटिटीज़ का एक बेसिक कैटेगराइजेशन हो चुका है। अब हम डिटेल्स के अंदर डिटेल में जाकर के फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को और डेराइव्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़ को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करें कि कौन कौन सी क्वांटिटीज़ ऐसी होती है जो फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं और कौन कौन सी डेराइव्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। तो अभी अगर हम बेसिक तरीके से बात करें, जनरल वे में बात करें, तो आपके पास गिनती में सिर्फ 7 ही फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। ऐसी फिज़िकल क्वांटिटीज़ जिन्हें मेज़रमेंट करने के लिए आपके पास कोई टूल अवेलेबल होगा, आपको अदर फिज़िकल क्वांटिटीज़ को मेज़र करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो ऐसी सिर्फ 7 ही गिनती में फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती है। 3 मैंने लिख दी है, इसके अलावा आपके पास यहाँ पर और भी एग्जाम्पल हैं, वो भी अपन आगे देखते हुए चलते हैं। और उन 7 को छोड़ करके बाकी जितनी भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास स्पीड है, एक्सेलरेशन है, मोमेंटम है, फोर्स है, वर्क डन, एनर्जी, पावर, ये सब आप लोग शायद 9th और 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो ये सभी फिज़िकल क्वांटिटीज़ का कुछ ना कुछ फॉर्मूला ज़रूर होगा, और जिस भी फिज़िकल क्वांटिटी का कुछ फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होने का मतलब क्या हुआ कि वो फिज़िकल क्वांटिटी अदर फिज़िकल क्वांटिटी पर डिपेंड कर रही है। जैसे कि स्पीड की अगर अपन बात करते हैं, तो स्पीड का एक फॉर्मूला होता है और वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम फॉर्मूला होने का मतलब क्या कि स्पीड आपके पास डिस्टेंस और टाइम इन दोनों पर डिपेंड कर रही है। तो पहले आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करनी होगी, टाइम कैलकुलेट करना होगा, देन आपको एज अ रिजल्ट स्पीड मिल सकती है। तो यहाँ पर जिस भी फिज़िकल क्वांटिटी का फॉर्मूला बनता है, फोर्स का, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो वो सब डेराइव्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़ की कैटेगरी में आती है। और जिनका कोई फॉर्मूला हमारे पास नहीं है, लेंथ मेजरमेंट करने का कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है, टाइम मेजरमेंट करने का, मास मेजरमेंट करने का, तो इनका कोई फॉर्मूला अवेलेबल नहीं है, तो ये सभी आपके पास फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़ में आती है। ठीक है, अब हम ये बात करते हैं कि ये जो अपने पास लेंथ है, फॉर एग्जांपल लेंथ के ले लेते हैं। इस लेंथ को जब हम मेज़र करेंगे तो इसके यूनिट हम क्या लेंगे। हमारे पास जो चैप्टर अभी चल रहा है वो है यूनिट एंड मेज़रमेंट। तो लेंथ को अगर आपने लिया है तो लेंथ की यूनिट क्या होगी। अब देखिए, लेंथ की यूनिट कुछ भी हो सकती है, जैसे मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, एंगस्ट्रॉम, फर्मी, इतनी सारी यूनिट्स। और लेंथ को मेज़रमेंट करने के लिए हम जनरली इंच, फीट, ये सब भी यूज़ करते हैं। तो आपको किसी एक ही फिज़िकल क्वांटिटी की बहुत सारी यूनिट्स मिल सकती हैं। यूनिट का मतलब जिस स्केल में हम उस फिज़िकल क्वांटिटी को मेज़र कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं यूनिट की, तो यूनिट्स बहुत सारी हो सकती हैं। ठीक है, अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग यूनिट्स चलती हैं। जैसे हम अगर बात करें इंडिया की, तो इंडिया में लेंथ को जनरली मीटर में या सेंटीमीटर में मापा जाता है। अगर आप फॉरेन कंट्रीज़ में चले जाएंगे तो ब्रिटिश सिस्टम के अंदर लेंथ को यार्ड में या फिर फीट्स के अंदर मापा जाता है। तो हर कंट्री का अपना अलग अलग यूनिट सिस्टम होता है। तो बेसिकली अगर हम यूनिट सिस्टम को डिवाइड करें तो इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। तो 3 बेसिक सिस्टम है आपके पास यहाँ पर। फर्स्ट ऑफ ऑल FPS सिस्टम। FPS सिस्टम का फुल फॉर्म है फुट, पाउंड एंड सेकंड। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा सिस्टम है CGS सिस्टम, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। सिस्टम का मतलब क्या हुआ कि जब आप किसी भी लेंथ को अगर सेंटीमीटर में मेज़र कर रहे हैं, तो उसी टाइम अगर आपको मास मेज़र करना है तो आप फिर ग्राम में मेज़र करेंगे और टाइम को आप सेकंड में मेज़र करेंगे। ठीक है, और फाइनल सिस्टम आपके पास यहाँ पर एक MKS है जिसका फुल फॉर्म है मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड। तो ये जनरली 3 टाइप के सिस्टम होते हैं। अलग अलग कंट्री में अलग अलग सिस्टम को फॉलो किया जाता है। ठीक है, जैसे किसी कंट्री के अंदर मैंने अभी बताया भी आपको कि लेंथ जनरली हम इंचेस में, सेंटीमीटर में या मीटर में मेज़र करते हैं, और किसी और कंट्री में यही लेंथ यार्ड में मेज़र करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप देखेंगे कि पानी है या फिर दूध है तो उसे हम किलोग्राम में या लीटर में मेज़र करते हैं, तो उसकी एक यूनिट और होती है गैलन। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करें वेट की,
तो इंडिया के अंदर जनरली किलोग्राम में या ग्राम में वेट को मेज़र किया जाता है। अदर कंट्रीज़ में यही वेट औंस में या पाउंड में मेज़र किया जाता है। और जनरली आप लोगों ने देखा भी होगा कि जो केक होता है, जो कि फॉरेन कंट्रीज़ से ही इंडिया में आया है, वो कभी किलोग्राम में या ग्राम में आपको नहीं मिलेगा। केक हमेशा आपको पाउंड के अंदर मिलता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ जो फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर जो सिस्टम वो फॉलो करते हैं, उस सिस्टम के अंदर वेट को पाउंड में मेज़र किया जाता है और हमारी कंट्री के अंदर वेट को ग्राम या किलोग्राम में मेज़र किया जाता है, ठीक है। तो हर कंट्री का अपना अलग अलग एक सिस्टम होता है जिसको वो पर्टिकुलरली फॉलो करते हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ जा कर के आती है, जब एक कंट्री दूसरी कंट्री से कन्वर्सेशन करती है तो वहाँ पर अगर हम अलग अलग सिस्टम यूज़ करेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। हम उन्हें बता रहे हैं कि लेंथ इतनी है, इतने मीटर है, अब उन लोगों को ये पता नहीं है कि मीटर कितना होता है, तो वो लोग यार्ड में मेज़र करेंगे। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए फिर हम एक यूनिक सिस्टम फॉलो करते हैं जो सभी कंट्रीज़ का एक बेसिक सिस्टम बन जाता है। या यूँ कह सकते हैं कि सभी कंट्रीज़ ने मिलकर के फाइनली ये डिसाइड किया कि हम सब मिलकर के एक स्टैंडर्ड सिस्टम को फॉलो करेंगे ताकि कंट्रीज़ के बीच में अगर कोई कन्वर्सेशन होता है तो वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो एक सिस्टम जो हम फाइनली यूज़ करने वाले हैं जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम, तो उसे बोला जाएगा यहाँ पर SI यूनिट्स, ठीक है। MKS, CGS या FPS ये इंडिविजुअल सिस्टम्स है किसी कंट्री के, बट SI सिस्टम पूरे वर्ल्ड में एक यूनिट सिस्टम है जो हर कंट्री फॉलो करती है, ठीक है। तो SI सिस्टम में क्या आपको याद रखना होगा, तो SI सिस्टम में हमें ये याद रखना है कि जो हमने फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़ की अभी बात की थी, ऐसी क्वांटिटीज़ जिनका कोई फॉर्मूला नहीं है और यूँ कह सकते हैं कि ये फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ अदर फिज़िकल क्वांटिटीज़ पर डिपेंड नहीं कर रही हैं, तो वो गिनती में सिर्फ 7 ही ऐसी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं जो अदर फिज़िकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती है। इन्हें मेज़रमेंट करने के लिए आपके पास कोई टूल डायरेक्टली होगा और टूल की हेल्प से आप इन्हें मेज़र कर पाओगे। तो यहाँ पर वो कौन कौन सी है, तो फर्स्ट फिज़िकल क्वांटिटी आपके पास लेंथ, और लेंथ का SI यूनिट जो है वो है मीटर। इसका मतलब लेंथ को पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर हम एक पर्टिकुलर सिस्टम की बात करें कि जो सभी को फॉलो करना ही है, तो लेंथ को मेज़र किया जाएगा मीटर के अंदर। सभी बुक्स के अंदर जनरली लेंथ आपको मीटर में ही लिखी हुई आती है, ठीक है। और उसके बुक के आगे कई बार कवर पेज पे लिखा भी होता है कि जितने भी यूनिट्स इस बुक में यूज़ की गई हैं वो सभी SI यूनिट्स हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम मास की बात करें तो वो किलोग्राम में मेज़र किया जाएगा। इनका सिंबल भी आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके बाद अगर हम बात करें टाइम की, तो टाइम को सेकंड में मेज़र किया जाएगा। आपको बुक्स के अंदर जनरली टाइम जो है वो सेकंड्स में दिया होता है। अगर टाइम आपको मिनट्स में या आवर्स में दिया भी होता है तो फाइनली न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए हमें उसे सेकंड में ही कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। अगर आपको बुक में किसी न्यूमेरिकल के अंदर यूनिट सिस्टम जो है वो SI यूनिट सिस्टम नहीं दिया हुआ है, तो हम जनरली उस यूनिट सिस्टम को, गिवन यूनिट सिस्टम को SI सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे, देन हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। या फिर यूँ कह सकते हैं कि सभी जो यूनिट्स दी गई हैं क्वेश्चन के अंदर वो एक पर्टिकुलर सिस्टम में ही होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आपको मास तो ग्राम में दे रखा है और लेंथ मीटर में दे रखी है, तब आप न्यूमेरिकल सोल्व नहीं कर सकते, उसमें जो आंसर आपको मिलेगा वो गलत होगा। आपको सभी जितनी भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ न्यूमेरिकल में दी जाती हैं उन सभी की यूनिट सेम करना ज़रूरी होता है। अब या तो आप उन सभी को CGS में कन्वर्ट कर लें या सभी को MKS में कन्वर्ट कर लें। तो जनरली हम उन्हें किस में कन्वर्ट करेंगे, तो हम उन्हें कन्वर्ट करेंगे SI यूनिट सिस्टम में, ठीक है। और फिर डिपेंड करता है कि आंसर किस यूनिट सिस्टम में पूछा गया है, उसके अकॉर्डिंग भी हम इसको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है टेम्परेचर, तो इसे केल्विन में मेज़र किया जाएगा, डिग्री सेल्सियस में नहीं, ठीक है। इसके बाद इलेक्ट्रिक करंट, इसका SI यूनिट है एम्पियर, इसका सिंबल होगा A। और नेक्स्ट है आपके पास ल्यूमिनस इंटेंसिटी और इसकी SI यूनिट होती है कैंडेला, इसका सिंबल होगा CD। अब ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होती है, ये किसी भी लाइट सोर्स की जो लाइट होती है उसकी ब्राइटनेस का मेज़रमेंट है। आप लोग जनरली जब मार्केट से LED लाइट्स लेने जाएंगे तो उस LED लाइट या किसी भी टाइप की लाइट अगर आप मार्केट से लेकर के आते हैं तो उसके बॉक्स पर ये इंफॉर्मेशन दी होती है कि वो कितना वाट कंज्यूम करेगी या फिर उसकी जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी है वो कितनी ज़्यादा है। जितनी ज़्यादा आपके लाइट सोर्स की ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है, इसका मतलब है कि उतनी ही ज़्यादा ब्राइटनेस वो देने वाला है।
आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आप 9 वोल्ट का LED बल्ब लाते हैं या 12 वोल्ट का 12 वोल्ट और 9 वोल्ट का अगर आप बल्ब लेकर के आएंगे और उनके बॉक्स अगर आप देखेंगे तो 12 वोल्ट वाले बल्ब के बॉक्स पर ज़्यादा ल्यूमिनस लिखे होते हैं, वहाँ पर ल्यूमिनस लिखा होता है, यहाँ पर इसका नाम ल्यूमिनस इंटेंसिटी है एक्चुअल नेम, बट उन बॉक्स के ऊपर ल्यूमिनस लिखा होता है। जितना ज़्यादा ल्यूमिनस होगा उतनी ज़्यादा ब्राइटनेस हमें उस बल्ब से मिलने वाली है। ओके, एंड फाइनली अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जो आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होता है कि जनरली केमिस्ट्री के अंदर जो अमाउंट लिया जाता है वो ग्राम या किलोग्राम में लेने की जगह हम मोल्स के अंदर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर इसकी ऐसा यूनिट मोल होगी और इसका सिंबल होगा मोल। तो आपको ये 7 जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं पानी में घोल करके और उन्हें पी जाना है, क्योंकि ये तो आपको याद होनी ही चाहिए कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कौन कौन सी हैं और उनकी यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट उनके सिंबल्स क्या हैं, ये आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। ओके, इन 7 को छोड़ करके बाकी जितनी भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ बचती हैं वो स्पीड हो सकती है, एक्सेलरेशन हो सकता है, वो एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी और पावर, एनर्जी, बहुत सारी फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं जो इन 7 के अलावा हैं, वो सभी फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़ में नहीं आकर के डेराइव्ड फिज़िकल क्वांटिटी के अंदर आती है। ओके, तो ये तो बात हो चुकी है फिज़िकल क्वांटिटी की, यूनिट सिस्टम की, कि हमारे पास कौन कौन से यूनिट सिस्टम हम फॉलो करते हैं। ठीक है, बेसिकली आपको याद रखना है कि 3 तरीके के यूनिट सिस्टम होते हैं, इन तीनों को आपको याद रखना है। और फाइनली ऐसा यूनिट सिस्टम होता है, 4 यूनिट सिस्टम आपको याद रखते हुए चलने हैं। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और है, वो भी मैं ऐड कर देता हूँ, और वो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि इन 7 फिज़िकल क्वांटिटीज़ के अलावा जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है, 2 क्वांटिटीज़ को और इस लिस्ट में ऐड किया गया है, और वो 2 फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो हैं उनमें फर्स्ट फिज़िकल क्वांटिटी है आपके पास प्लेन एंगल। ओके, प्लेन एंगल क्या होता है इसे हम समझते हुए चलते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई सर्कल है, ठीक है, सर्कल 2D में होता है, जिस पेज में आप लिख रहे हैं वो 2D है, 2 डायमेंशनल, और इस सर्कल के सर्कमफेरेंस पे हमने कोई आर्क लिया। आर्क मतलब पता होगा आपको, एक छोटा सा लेंथ, उस सर्कमफेरेंस पर आपने एक छोटा सा पार्ट वहाँ पर कट कर लिया है। अब ये जो आर्क है इसकी लेंथ सपोज दैट S है, और ये जो आर्क है ये सर्कल के सेंटर पे कुछ एंगल बना रहा है, और ये एंगल आपके पास यहाँ पर थीटा एंगल। रेडियस की अगर हम बात करें तो रेडियस आपके पास यहाँ पे दी हुई है R, इस सर्कल की रेडियस है R। तो यहाँ पर आपको एक रिलेशन याद रखना है कि जब भी हम 2D की बात करते हैं, 2 डायमेंशन, और 2 डायमेंशन के अंदर सर्कल आता ही है, तो सर्कल की सर्कमफेरेंस पर अगर आपने कोई छोटा सा आर्क कट किया है तो वो आर्क सर्कल के सेंटर पे जितना एंगल ड्रॉ करता है वही एंगल अपना पास होता है प्लेन एंगल। उसी को हम बोलेंगे प्लेन एंगल, जो कि प्लेन में अवेलेबल है और सर्कल की सर्कमफेरेंस पे काटे गए किसी आर्क के थ्रू सेंटर पे बनने वाला एंगल होगा। ओके, अब इसे हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इसे रिप्रेजेंट करना है आपको थीटा से, और यहाँ पर थीटा मल्टीप्लाई विद R इक्वल टू होता है S। ओके, ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है कि जब हम एंगल को रेडियस से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आर्क की लेंथ मिल जाती है। बट इस टाइम आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है, यहाँ जो आपको दिया गया है एंगल, ये एंगल हम डिग्री में नहीं लेते हैं, ये एंगल हम लेते हैं रेडियन में। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो चुका है कि जो प्लेन एंगल है उसकी यूनिट क्या हो गई, रेडियन। प्लेन एंगल आपको किस में लेकर चलना है, रेडियन के अंदर। और यहाँ से अपन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपके पास S/R। और आप ये भी देख सकते हैं कि जब S क्या है यहाँ पर, ये S आपके पास यहाँ पर आर्क की लेंथ है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ यहाँ पर लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, और R क्या है यहाँ पर, रेडियस। तो अगर हम यहाँ पर आर्क की लेंथ को मीटर में लेते हैं, इसकी यूनिट मीटर है, और रेडियस भी मीटर में लेते हैं, तो मीटर से मीटर कैंसिल, तो यूनिट क्या होगी थीटा की, थीटा यूनिट लेस हो जाएगा। इस वजह से यहाँ पर इसको यूनिट दी गई है रेडियन।
ठीक है। तो जब भी आप यहाँ पर एंगल मेज़र करेंगे SI यूनिट सिस्टम के अंदर, तो वो एंगल डिग्री में नहीं लेकर के हम किस में लेंगे, रेडियन के अंदर। अच्छा, ये रेडियन क्या होता है और 1 रेडियन को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे, अब वो हम देखते हुए चलते हैं। तो जब हम बात करेंगे रेडियन की, तो अभी आपने देखा कि ये आपका सर्कल है और ये इसकी रेडियस है, यहाँ पर एंगल थीटा है और ये आर्क की लेंथ है आपके पास S। तो 1 रेडियन को किस तरीके से डिफाइन करना है, तो 1 रेडियन को डिफाइन करने का तरीका क्या होगा कि ऐसा सर्कल लेना है आपको जिसकी रेडियस हो 1 मीटर, ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस हो 1 मीटर और इसके सरकमफेरेंस पे जो आपने आर्क लिया है वो भी 1 मीटर का हो। तो उस केस में सर्कल के सेंटर पर जो एंगल बनेगा थीटा, वो एंगल होगा आपका 1 रेडियन। ठीक है, इस तरीके से आप रेडियन को डिफाइन कर सकते हैं। ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस 1 मीटर हो और उस सर्कल के सरकमफेरेंस पर 1 मीटर की लेंथ का ही आर्क लेना है। अब वो आर्क जो होगा 1 मीटर की लेंथ का, वो सेंटर पे जो एंगल बनाएगा वो एंगल आपका 1 रेडियन होगा। ठीक है, और 1 रेडियन जो होता है, रेडियन को डिग्री में चेंज करेंगे क्योंकि न्यूमेरिकल में अगर आपको एंगल डिग्री में दिए गए हैं और आपको वो एंगल ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करके लाना है, मतलब उससे आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन है इसे हम देखते हुए चलते हैं। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि पाई रेडियन जो होता है, पाई रेडियन वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, ये रिलेशन आपको ध्यान रखना होगा। तो 1 रेडियन कितना हो गया, तो 1 रेडियन इक्वल टू हो गया 180 अपॉन पाई डिग्री। ये रिलेशन यूज़ करके आप डिग्री को रेडियन में या रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल हम यहाँ पर लेकर देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दिया गया है कि 60 डिग्री को आपको रेडियन में चेंज करना है, किस तरीके से करेंगे। तो अभी अपन ने देखा कि 180 डिग्री जो होता है वो पाई रेडियन के इक्वल है। ये रिलेशन लिखा भी हमने यहाँ पे, 180 डिग्री जो है वो पाई रेडियन के इक्वल है। तो 1 डिग्री किसके इक्वल हुआ, तो ये हो जाएगा पाई अपॉन 180। और 60 डिग्री किसके इक्वल हुआ, तो ये हो जाएगा पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई विथ 60, तो ये हो जाएगा पाई बाई 3। ठीक है, तो इस तरीके से आप डिग्री को रेडियन में चेंज कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल, हम रेडियन को किस तरीके से डिग्री में चेंज करें उसका भी ले लेते हैं। तो अगर आपको बोला जाए कि 2 पाई बाई 3, ये आपको रेडियन में दिया हुआ एंगल है, अब ये डिग्री में कितना होगा, तो रिलेशन क्या था कि जब पाई रेडियन होता है तो डिग्री कितनी होती है 180 डिग्री। तो 1 रेडियन में 180 अपॉन पाई, ओके, और हमें रेडियन दिया हुआ है 2 पाई बाई 3, तो कितना डिग्री होगा, तो इसे लिखेंगे अपन यहाँ पर 180 अपॉन पाई मल्टीप्लाई विथ 2 पाई बाई 3, पाई टू पाई कैंसिल एंड ये हो जाएगा 120 डिग्री। तो इस तरीके से हम रेडियन को डिग्री में चेंज कर सकते हैं। तो आपको ये रिलेशन ध्यान रखना है यहाँ पर, जिस रिलेशन के बेस पर हम डिग्री को रेडियन में या रेडियन को डिग्री में चेंज कर सकते हैं। और ये डिग्री या रेडियन क्या है, ये आपका प्लेन एंगल है। ठीक है, जो 2 डायमेंशनल एंगल होता है। ओके, अब इसको पॉज कर